दिल्ली दंगों के पीछे आईएस खुरासान मॉड्यूल की कैसे नागरिकता कानून के विरोध में भारत के खिलाफ साजिश हुई, कैसे इस साजिश के तार पाकिस्तान जा पहुंचे हैं और जांच की जो एक एक परत सामने आ रही है उससे एक बात चौंकाने वाली खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली हिंसा के पीछे कौन है वो आका और किसके कहने पर खुरासान मॉड्यूल काम करता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। को जलाने का प्लान पहले ही बन गया था। या सीएए के नाम पर विरोध दिल्ली हिंसा जलाने की साजिश थी। क्या दिल्ली दंगों की साजिश पाकिस्तान में रची गई? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएस से जुड़े जिस दंपत्ति को गिरफ्तार किया है वो आईसिस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ा था। कहा जा रहा है कि जहांगीर शामी और हिना पिछले 3 महीनों से खासे एक्टिव थे। ये लोगों को सीएए के खिलाफ भड़का रहे थे, झूठी अफवाहें फैला रहे थे। जहांगीर शामी पर दंगों के लिए हथियार इकट्ठा करवाने के आरोप है। इन दोनों पति पत्नी के पास से आईसिस की स्वात मैगजीन भी बरामद हुई है जिसमें भारत के खिलाफ जहर है, दुष्प्रचार है। इन गिरफ्तारियों के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और उन्हें शक है कि कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिल्ली दंगों की साजिश तो नहीं रची गई। माना जाता है कि आईसिस के खुरासान मॉड्यूल को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने ही खड़ा किया है। आईसिस के खुरासान मॉड्यूल को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच शुरू ही हुई थी कि दिल्ली हिंसा में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी से पीएफआई एजेंट मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों का पहले आईएस कनेक्शन और अब पीएफआई लिंक ये साबित करने के लिए काफी है कि हिंसा की साजिश में पीएफआई और आईसिस के अलावा पाकिस्तान से जुड़े कई और संगठन भी हो सकते हैं। सीएए के खिलाफ विरोध की क्रोनोलॉजी को शुरू से देखें तो पहले नए नागरिकता कानून के नाम पर हंगामा किया गया जो धीरे धीरे मोदी विरोध में बदला क्योंकि इन प्रदर्शनों में मोदी और अमित शाह के खिलाफ आग थी। विरोध के नाम पर जुबान से निकलने वाली आग देखते ही देखते कैसे सचमुच की आग में तब्दील हो गई उसे साबित करने के लिए दिल्ली दंगे काफी। नागरिकता कानून का विरोध और दिल्ली दंगों जैसे मामले पाकिस्तान की संसद तक में उठ चुके हैं। मतलब भारत के इन अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान जिस तरह की दिलचस्पी दिखाता है उससे ये साफ होता है कि इन मामलों के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ जरूर है। जी हां, खुरासान मॉड्यूल खुरासान अफगानिस्तान और सीरिया के बीच का एक हिस्सा है जहां दुनिया भर के खूंखार आतंकी संगठनों की विचारधारा वाले नौजवान एक साथ इकट्ठा होते हैं और आतंक का प्लान तैयार करते हैं। जी हां, आतंक का प्लान तैयार करने के पीछे उनके अपने गुर्गे यानी कि हेंचमैन होते हैं जो कि ये दंपत्ति गिरफ्तार किए गए जो स्पेशल सेल कहता है जिनका मकसद था खुरासान मॉड्यूल दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई इलाकों में उसे मजबूत करना और उसे एग्जीक्यूट करना। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। चूंकि ऐसे गंभीर मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज देख रहे दर्शक आखिर खुरासान मॉड्यूल क्या है इस पर बात होगी। फंडिंग का इस्तेमाल कैसे होता था, कहां से आती थी फंडिंग, क्या करता था पीएफआई, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे तेज तर्रार वक्ता और प्रवक्ता आरपी सिंह। कांग्रेस के समर्थक और बेबाकी से अपनी बात रखकर कांग्रेस का दमखम साथ देते दिखाई देते हैं ऐसे राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा हमारे साथ हैं। हमारे साथ हाजिक खान साहब, जी हां, आप बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी होने के साथ साथ हिंदुस्तान से प्यार करने की आप तकरीरें भी देते हैं। आप भी बताएंगे कि आखिर ये जो मॉड्यूल है आखिर दिल्ली के पीछे आतंक और आतंक के पीछे जो आका हैं उन पर चर्चा होगी। मेरे साथ विशाल शर्मा साहब, विश्लेषक दीपक झा हमारे साथ हैं। हमारे साथ हाजिक खान साहब, जी हां, आप बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी होने के साथ साथ हिंदुस्तान से प्यार करने की आप तकरीरें भी देते हैं। आप भी बताएंगे कि आखिर ये जो मॉड्यूल है आखिर दिल्ली के पीछे आतंक और आतंक के पीछे जो आका हैं उन पर चर्चा होगी। मेरे साथ विशाल शर्मा साहब, जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप विश्लेषक होने के साथ साथ आप बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं।
सबसे पहला सवाल आरपी साहब आपसे, मुझे स्मृति में आता है जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उनसे पूछा गया था कि आईएसआईएस को लेकर भारत में उनका क्या माहौल है, क्या भारत में आईएसआईएस है? तो उन्होंने कह दिया था आईएसआईएस का भारत से कोई लेना देना नहीं। तब भी सरकार आपकी थी, अब भी आपकी है। ये आईएसआईएस खोरासान मॉड्यूल कहां से और कैसे आ गया? देखिए, पहले मनीष जी हम ये समझे खोरासान मॉडल क्या है और खोरासान कहां है। खोरासान वहां है जहां से बाबर आते हैं, जहां से बाबर आए थे। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ये तब से अब तक चला आ रहा है, ये समझिए, बड़ा स्पष्ट है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आईएसआई हिंदुस्तान में नहीं, परंतु वो पुरानी स्टेटमेंट है। अब तो उनको एक मौका ढूंढ रहे थे वो, उन्होंने सीए के विरोध में जो लोग हैं उनको भड़काया और एक मौका ढूंढा, और उसके चलते हुए ये सारा प्रपंच रचा उन्होंने। और अभी तो जो इसमें जो लिंक और बनकर आ रहे हैं, जिसमें पीएफआई के लिंक, मैं पिछली बार भी आपके यहाँ कह रहे थे कि इसमें फंडिंग के बड़े मामले निकलेंगे, वो फंडिंग के मामले भी नजर आ रहे हैं इसमें, कि किस प्रकार से पैसा पीएफआई के थ्रू रूट हो रहा था और किस प्रकार से वहां पर जो लोग बैठे थे उनको पैसा दिया जा रहा था। ये कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था, परंतु पीएफआई की फंडिंग कौन कर रहा था उसकी जानकारी भी आ रही है। मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में और बहुत जानकारी आएंगी, जिससे बड़ा स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से विदेशी ताकतें मिलकर दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर किस प्रकार से एक नया पड़पंच रचकर दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर एक नया बवाल खड़ा करना चाहते हैं। और वो उन्होंने एक मौका ढूंढा और उसकी टाइमिंग भी उन्होंने बहुत सटीक करी अपने हिसाब से। वो थी जब राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ थे, उनको लगा सबसे अच्छा मौका है और इस मौके को हम इस्तेमाल करें और दुनिया भर में मोदी जी की और भारत सरकार की और भारत की बदनामी होगी, हम उसका उपयोग करें। और उस टाइमिंग के हिसाब से ये चीजें हुई। आरपी साहब अब ये कहा जा सकता है, आरपी साहब अब ये माना जा सकता है कि आईएसआईएस अब भारत में भी सक्रिय है। एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा क्योंकि मुझे और भी मेहमानों को लाना है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता सक्रिय, परंतु उनके कुछ लोग यहां पर हैं और ये एक बड़ा नेचुरल बात है कि पाकिस्तान की एजेंसी यहां पर क्या दुनिया भर के सारे जहां भी आतंकी कुछ भी मामला होता है वहां पर उनके हाथ पाए जाते हैं। वो चाहे लंदन में था, चाहे वो यूएस में था, हर जगह आईएसआईएस के हाथ पाए जाते हैं और वो यहां पर भी अपनी तरफ से चार्ज करने की ताक में लगी रहती है। मैं जो बात कहता है, एक छोटी बात जोड़कर खत्म करूंगा। 16 दिसंबर को 2 हैंड ग्रेनेड किसी के हाथ में पड़े थे सीलमपुर में, वो भी तहकीकात के अंतर्गत है। और वो कुछ 2 हैंड ग्रेनेड किसी पंसारी दुकान से नहीं मिलते, किराने की दुकान से मिलते, वो भी कहीं ना कहीं पूरा मामला भी चल रहा है, उसकी जानकारी भी आएगी तो और खुलासे भी होंगे। जी जी, दीपक झा, दिल्ली हिंसा के पीछे, शाहीन बाग के पीछे ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान की संसद में तैयार की गई, ऐसी जानकारियां हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उसका एक मसौदा तैयार किया गया और वो मसौदा तैयार करने वाले पाकिस्तान संसद के 13 सांसद थे। उसके बावजूद ऐसा आखिर क्यों हुआ कि हमेशा ये कहा गया कांग्रेस जो बोली बोलती है, कांग्रेस जो भाषा बोलती है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। अब मनीष जी, आदमी ओट चबाए तो समझ आता है, आदमी छाल चबाने लगे ये तो हद है। भाजपा देखिए आज क्या है देश में स्थिति देखिएगा, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री क्या बोलते हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमने पाकिस्तान से अपने देश को इतना सुरक्षित कर दिया है कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। 56 इंच का सीना हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ है, फिर भी पुलवामा हो जाते हैं, हम सवाल करते हैं तो हमको देशद्रोही और पाकिस्तानी बोला जाता है। तो एक विडंबना है इस देश की कि दंगा होता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। अब इस तरह से आईएसआई का एजेंट, हमें तो क्या बताएं, शब्द नहीं है, बेजुबान हो चुका है हमारा देश। ट्रंप जैसा व्यक्ति यहां पे आया हुआ था और यहां पे आईएसआई के लोग साजिश रच रहे हैं। मनीष जी, अब आप ही बताइए इस देश का क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते हैं और गृह मंत्री कहते हैं नहीं, मैं आपको तकरीर ना दे, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये मैं वही कि आखिर आप लोगों पर, चूंकि आप कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाते हैं, आप लोगों पर उंगली क्यों उठती है कि आप लोग वही बोली बोलते हैं जो पाकिस्तान कहता है? मैंने तो कहा ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं उम्र भर रोने से नसीब नहीं बदलेगी, तो लोगों ने तो इन पे यकीन किया। अब न रो पा रहे हैं ना वो हंस पा रहे हैं, तो नसीब किसका बदला? नसीब
मोदी जी का बदला, नसीब गृह मंत्री का बदला। देश की जनता बंटाधार करा रही है। आज पाकिस्तान से आतंकवादी भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आईएसआई भी आ रहा है यहाँ पे, और देश बैठ के देख रहा है तमाशा। मोदी जी कर क्या रहे हैं भैया? मोटेरा में जाके काम नहीं चलेगा। देश में आतंकवादी घुसाए हैं और आप कहते हैं कि सब। दीपक जी आप वो जवाब नहीं दे रहे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप सीधा प्रहार कर रहे हैं, चूंकि विपक्ष में वो लोग हैं, सरकार वो चला रहे हैं, सरकार वो चला रहे हैं, आप उनके सामने खड़े हैं, तो आप केवल उनका। मनीष जी, एक आरोप आप लगा रहे हैं हम पे, अब हम सवाल नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे विपक्ष कमजोर है, विपक्ष सवाल नहीं करता। हम इनको कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या? सिर्फ मोदी कहने से देश का काम नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा तंत्र पे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इस नेतृत्व पे सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी फौज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है तो जाके सीना ठोक के कहते हैं हमारी फौज, और अब आप यहाँ पे फेल हो रहे हैं, फेल हो रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार निकम्मी सरकार के निकम्मे गृह मंत्री के। दीपक जी व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना है, यहाँ आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, व्यक्तिगत आरोपों के लिए नहीं, व्यक्तिगत आरोपों के लिए नहीं। इलियास सरफुद्दीन साहब निकम्मी है, इलियास साहब सीए को हथियार बनाकर आतंक की साजिश की जा रही थी, ये स्क्रिप्ट मेड इन पाकिस्तान है। इलियास साहब जी जी मनीष, जस्टिस कोलसे पाटिल मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि आईएसआई ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को 24 करोड़ रुपए दिए हैं। उनके लिए एफिडेविट है कर्नल पुरोहित का, और मध्य प्रदेश में आईएसआई के लोग बीजेपी के लिए काम करते हुए पकड़े गए, तो जरूर पाकिस्तान के आईएसआई बीजेपी आरएसएस में अंदर आ गए और देश में आग लगा रहे हैं, बैंकों को डुबा रहे हैं, देशवासियों को मार रहे हैं। बीजेपी आरएसएस का थरो इन्वेस्टिगेशन हो और साहब आप मेरा जवाब दीजिए। मैं समझता हूं खुरासान मॉड्यूल, ये दंपत्ति के गिरफ्तार होने के बाद खुरासान मॉड्यूल सामने आया है। स्पेशल सेल दिल्ली का ये मानना है कि ये खुरासान मॉड्यूल को लागू करने और उसके प्रचार प्रसार में सामग्री के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को उकसाना, भड़काना, ये हिना और उनके पति कर रहे थे। खुरासान मॉड्यूल इस्तेमाल हो रहा है नागपुर मॉड्यूल के साथ, दोनों देश को मिलकर आग लगा रहे हैं। तो दोनों का जो नेक्सस है, एक्सेस ऑफ इविल जो है, उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए। अमित शाह भी क्रिमिनल माइंड, साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, भी तड़ीपार है, दोनों की अच्छी जम रही होगी देश को आग लगाने में। तो साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, थोड़ी देर की खामोशी के बाद रकात, जकात और खैरात के नाम पे आ रही फंडिंग क्या आतंक में इस्तेमाल हो रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। हमारे साथ एलन राव, विशाल शर्मा और हाजिक खान भी जमे हुए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटे से इंतजार और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देश का सवाल में हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जो कि पहले पड़ाव में अपना राय, अपना वक्तव्य नहीं दे पाए। मेरे साथ हाजिक खान साहब है, हाजिक खान साहब, जैसे जैसे परत दर परत एक एक चीजें साफ होती जा रही हैं, रकात, जकात और खैरात के नाम की फंडिंग का इस्तेमाल आतंकी साजिश के लिए हो रहा है। देखिए मनीष जी, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ज़कात, सदका, खैरात ये गरीबों, मिस्कीनों, पढ़ने वाले छात्र जो गरीब हैं उस पर इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा किसी चीज पर ज़कात इस्तेमाल नहीं। 7 चीजें हैं उसमें, गरीबों की, मिस्कीनों की मदद है, बेवाओं की मदद है, बच्चों की मदद है। इसमें जो अगर ऐसी बात कहता है तो मैं समझता हूं कि उसको ज़कात, सदकात और फितरे के बारे में जानकारी नहीं। मैं लेकिन अपने देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आईएसआई हिंदुस्तान में न कभी आ सकती है जब तक देश में हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे। लेकिन अगर इस देश के हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को जलाया जाएगा, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी,
तो दुनिया का कोई भी आदमी आ सकता है। लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि खुरासान से एक औरत और मर्द आ जाता है और हमारी एलआईओ, हमारी जो है फौज क्या करती रहती है, ये चिन्हित करती है इस बात की कि हमारी सरकार जो देश में है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं दिल्ली के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में रहने वाले लोगों, ये दिल्ली हिंदुस्तान के दिल है और इस हिंदुस्तान के दिलों को जो बर्बाद करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, वो देशद्रोही है, देश के खिलाफ काम करेगा। और जो हुक्मरान वक्त है उनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और महिमा है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौम पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रहे हो तुम। ये दिल्ली में लोगों के बच्चे मर गए, किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, और हम उस पर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसकर जवाब देते हैं। मैं दिल शर्म से इंसानियत के कातिलों को बेनकाब किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कब्रगाह बनाई जा रही है, बन रही है। इंसानियत के कातिल को पकड़ना ही पुलिस का काम है। ये पुलिस और एलन राव साहब जी, एक मिनट, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कातिल जो भी हो उसको गिरफ्तार करे, लेकिन किसी मजलूम को, बेगुनाह को गिरफ्तार न किया जाए, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहिए। कत्ल करने वाला मुसलमान है, उसको जेल जाना चाहिए, गैर हिंदू है उसे भी जेल जाना चाहिए। मामला है कि गृह मंत्रालय पुलिस को निकम्मा कर दिया, पुलिस को कुछ करने नहीं दिया जाए, पुलिस के ऊपर लोग पत्थर में मार रहे हैं, पुलिस वहां भी फायरिंग नहीं कर पा रही, तो पुलिस को इतना दबा के रखा जा रहा है, किस दिन काम आएगी? आप दीपक झा, आप पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। मैं गृह मंत्रालय को टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि गृह मंत्रालय पुलिस किसके अधीन होती है? दीपक झा, काम नहीं करने दिया जा रहा है। साहिल हुसैन फरार है, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को ताहिर हुसैन गिरफ्तार हो चुका है, ताहिर हुसैन गिरफ्तार हो चुका है, शाहरुख, शहनवाज, ये तो केवल वो चेहरे हैं। गिरफ्तार होगा एलन राव साहब, गिरफ्तार होगा, इस समय एलन राव जो कि पूर्व पुलिस उपायुक्त रह चुके हैं। हाजिक साहब, आपके जितने आरोप है ना पुलिस को लेकर, वो एलन राव जो कि स्पेशल सेल के पूर्व पुलिस उपायुक्त रह चुके हैं, फॉर्मर डीसीपी। राव साहब, स्पेशल सेल कहीं मुसलमानों को टारगेट तो नहीं कर रही? मनीष जी, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी को बदनाम करना या उनके ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान काम है अपने घरों में बैठे बैठे, लेकिन इन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का काम देखा जाए कितना रिस्क भरा है। पत्थर खाना, गोली खाना, लाठी डंडे खाना, ये काम भी पुलिस का है। लेकिन साथ साथ मैं एक बता दूं, जो साहिबान अभी कह रहे थे कि मजलूमों को ऐसे नहीं करना, तो अभी से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये बेगुनाह है। अभी तो कल जुमे कल तो अरेस्ट हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अदालत में पेश किया गया, अदालत ने पाया कि कुछ इसमें तथ्य है, तभी तो उनको इतने दिन के लिए रिमांड के लिए 10 दिन का रिमांड भेजा है उनको। राव साहब, ये बताइए कि क्या पुलिस इस तरह की फंडिंग का बेजा इस्तेमाल होता है, इसकी जांच करती है? राव साहब, इस तरह की फंडिंग का बेजा इस्तेमाल होता है, इसकी जांच करती है? होना चाहिए राव साहब। आप देश के नागरिकों की सुरक्षा लेते हैं, सिर्फ मुसलमानों को हाजिक साहब, ये टारगेट, खुरासान मॉड्यूल का टारगेट केवल सीए के नाम पर प्रदर्शन और विरोध नहीं था, उसके पीछे उन नौजवानों को टारगेट करना था जो कि उनका हिस्सा बन सके, उनके मॉड्यूल का पार्ट बन जाएं और वो उनके कामों को अंजाम देते रहे। मेरे साथ भाजपा सरकार ने विशाल शर्मा भी है, मेरे साथ विशाल शर्मा भी है। हाजिक साहब, मेरे साथ विशाल शर्मा भी हैं। विशाल जी, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए और जो ये मॉड्यूल सामने आया जिसमें स्पेशल सेल ने जो ये एक एक परत दर परत स्पेशल सेल कह रही है, जांच में जो सामने आ रहा है दंपत्ति का गिरफ्तार होना, ये अपने आप में सांप्रदायिक भावना को टारगेट करना उनका मकसद था और कुछ नहीं। जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, जय श्री राम, सत श्री अकाल, और इस देश से प्रेम करने मुसलमानों को सलाम वाले गुम। देखिए, यह घटना कब घटती है? जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है।
ये पहली बार हुआ था जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया और पाकिस्तान नहीं गया। ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। ठीक है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है तो दुनिया का जो मीडिया रहता है उसका अटेंशन भारत पे आ गया। भारत आगे बढ़ रहा है, चीन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रहा है, भारत को लोग एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भारत का इमेज, भारत की इमेज खराब करने का ये षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा। देश में सांप्रदायिक भावना ही टारगेट है, आपको लगता है? देखिए, टारगेट ये नहीं दिखाई दे रहा कि हिंदू मुसलमान करना है, टारगेट ये भी दिख रहा है कि हिंदुओं से दलितों को अलग कर एक नया फाड़ बनाना और उसमें यहां पर एक सामाजिक समरसता और गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करना, यह मकसद दिखाई दे रहा है। विशाल जी गलत बयान कर रहे हैं। विशाल जी, आप बताइए, जब ट्रंप जैसा व्यक्ति आया था, सवाल मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल जब ट्रंप जैसा व्यक्ति आया था, दुनिया की मीडिया उसको दिखा रही है और आप कह रहे हैं कि मीडिया आतंकवादी घटनाओं को दिखा रही है, अपने सरकार को नाकामियों को छिपाने के लिए मीडिया के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। सर, मीडिया के ऊपर दीपक झा, आप अपनी बात रखें। देखिए, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसके मुताबिक, जिसके अंतर्गत आप जाते हैं पूरी दुनिया में, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। जब आप कह रहे थे वो नहीं कह रहे थे, जब आप कह रहे थे वो नहीं कह रहे थे। दीपक झा को पकड़ना ही पड़ेगा, जिसने पुलिस पे पत्थर उठाया है उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने गोली चलाई है पुलिस पर, अरे भेजिए, यही तो हम भी मांगते हैं। कब भेजेंगे? हम भी चाहते हैं, जेल भेजिए, पकड़िए, देश एक वन एट अ टाइम दीपक झा, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, दर्शक आपकी बात नहीं समझ। इलियास साहब, जे दंपत्ति के पास से उकसाने, विशाल जी, योर टाइम एंड नाउ, विशाल जी, इलियास साहब, दंपत्ति के पास से जो सामग्री मिली है वो ये साफ बताती है, उकसाना, भड़काना और नौजवानों को अपना मॉड्यूल, जो मॉड्यूल के तहत उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसको एक्सटेंड करना, अपना खेमा बढ़ाना, ये साफ दिखाई दे रहा है जांच में। आरएसएस के पास से और सनातन संस्था के पास से बॉम्ब निकले ऑफिसों के अंदर से, केरला से लेके बॉम्बे तक। आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाइए, दिल्ली के आरएसएस के ऑफिस में जाइए, बम बन रहे वहां पे, उनको भी इन्वेस्टिगेट करिए। सिर्फ एक साइड इन्वेस्टिगेशन मत करिए, उसकी जांच, इलियास साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी जांच हुई और जांच के बाद जो लोग इसमें जिम्मेदार दिखे, अदालत ने उन्हें सजा भी दी थी। इलियास साहब, क्या मिला था वो बात की बात है, लेकिन अदालत ने अपना फैसला देकर जो जिस पर ये आरोप था उन्होंने सजा भी भोगी है। मोदी अमित शाह एक्शन नहीं ले रहे, देश की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। तो जो भी अगर उसके पास हथियार निकला अंदर करिए, सनातन संस्था और आरएसएस के ऑफिस को भी चेक करिए। इलियास साहब, मैं आपके पास आऊंगा और तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आरपी सिंह साहब, दिल्ली हिंसा, दिल्ली दंगे केवल हिंदू मुसलमान करना नहीं, बल्कि हिंदुओं में दलितों को गैर दलित किया जाना भी एक उद्देश्य था। ये एक बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के अंतर्गत बहुत लोग लगे हुए हैं और उसमें बहुत बाहर की ताकतें और बहुत अंदर की ताकतें, और मैं माफी चाहता हूं, हमारे राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं इसमें, जो ये चाहते हैं कि देश के अंदर हम जितना बंटवारा कर सके, हिंदू मुसलमान, हिंदुओं में हिंदू दलित, फिर सिखों को अलग करे, ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र इसलिए नहीं चल रहा कि सिर्फ देश के, उनको असल में टारगेट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उसके चलते किसी हद तक जाएंगे
वो पाकिस्तान के आगे जाकर अपने टेक कर गिड़गड़ाएंगे कि मोदी जी को हटाने की हमारी मदद करो। शमशान कब्रिस्तान बोल के मोदी जी शुरू वो करें जाकर ISI के लोगों से हाथ मिलाएंगे बोल के बीजेपी वाले शुरू करें शरिया। सर आप सर अरे पाकिस्तान हिंदुस्तानी बोल के अरे एक मिनट रुकिए सर, वो झूठ बोलेंगे कहकर कि मुसलमानों की दाढ़ी काट दी जाएगी, मुसलमानों का मुर्गा हटा दिया जाएगा, वो ये वो जाकर झूठ बोलेंगे कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना कर दिया जाएगा। निरंतर लगातार झूठ बोलकर कुछ भी कर और बाहर की ताकतों से हाथ मिलाकर सन्नी की तरह इनके अंदर 72 छेद है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बढ़ाने का और यहाँ पे बैठ के आज ज्ञान दे रहे हैं, चेहरा इनका काला है, नकाब से इनके चेहरे ढके हुए हैं और आज किसको बता रहे हैं इसमें बयान करके देश को हिंदू मुसलमान मत करिए भाई साहब, देश को अमन चैन की आप बात कर रहे हैं दीपक झा। देश का सवाल में तो अमन चैन रहने दे, आप एक एक कर बोले, एक एक कर धैर्य से, धीरज से, संयम से बोले तो अमन चैन कम से कम इस मंच पर तो दिखाई दे। कम से कम अगर आवाज तेज करके बोलते हैं और आप बोलने देते नहीं तो भाजपा वाले हमको बोलने नहीं देंगे। आज एल.एन. राव साहब आपसे आखिरी सवाल, स्पेशल सेल जो काम कर रहा है, आपको लगता है कि वो बगैर किसी पक्षपात और निष्पक्ष तरीके से वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है? आप भी उसमें पूर्व पुलिस उपायुक्त रह चुके हैं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देखिए मनीष जी, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मैं वहां पर काफी सालों तक काम किया है। स्पेशल सेल किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ये सबको मान लेना चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कोर्ट से इसको राव साहब हम ये मानते हैं कि हमारे देश की पुलिस, हमारी दिल्ली की पुलिस जो जांच कर रही है वो निष्पक्ष जांच है और हम भी ये चाहते हैं कि इंसानियत के कातिलों को जरूर पकड़ा जाना चाहिए, मॉड्यूल कोई हो, क्योंकि भारत एक महान देश है, महान शक्ति है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े। जी हाँ, आरपी सिंह साहब, दीपक झा, हाजिक खान साहब, विशाल शर्मा साहब, एल.एन. राव साहब और इलियास साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।